हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या शर्मा है। आज मैं आपके सामने 2019 एमपीपीएससी मेंस का जो थर्ड पेपर है उसका सेक्शन ए में 1.1 जो टॉपिक है जो कि मैटर पे है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, वो लेके आई हूँ, है ना। आइए शुरू करते हैं मैटर के बारे में पढ़ना। मैटर की सबसे पहले हमें पढ़ना है डेफिनेशन। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज हैज अ मास विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसमें फिजिकल रेजिस्टेंस हो, अपना इनर्शिया हो, एंड दैट कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंस ऑर्गन्स। ये कंप्लीट डेफिनेशन है मैटर की। क्या? समथिंग दैट हैज मास, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल इनर्शिया, has a property of physical resistance, inertia, and that can be perceived by your sense organs. ये complete definition होती है मैटर की। अब हमको इसमें पढ़ना है इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं या पार्टिकल्स क्या होते हैं मैटर के। तो मैटर के दो पार्टिकल्स होते हैं, पहला जिसको हम कहते हैं एटम और दूसरा जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। मैटर के दो पार्ट्स होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। एटम जो है ये डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड एटमॉस से, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी एलिमेंट की, जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो कर सकता है या किसी कॉम्बिनेशन में भी शो कर सकता है। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट जो कि अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या कॉम्बिनेशन में एग्जिस्टेंस शो करता है। जैसे अगर हमारी इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम है या आर्गन है, उनके एटम्स हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। पर जैसे ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकते। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ये वही केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है जो कि वो एलिमेंट शो करे। ओके, सो क्या लिखेंगे? एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस व्हिच मींस इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ एलिमेंट व्हिच मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। मतलब इंडिविजुअली अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इनर्ट गैसेस वाले, और इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये, बट इट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है ना। अब सेकेंड चीज आती है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट की हम बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है ना। कंपाउंड जैसे वाटर H2O, अमोनिया NH3, है ना। तो जब हम किसी कंपाउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। ओके, और ये मॉलिक्यूल सेम केमिकल बिहेवियर शो करता है जैसा कि उसका कंपाउंड शो करता है। मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल भी वही केमिकल बिहेवियर शो करेगा जो एक ड्रम ऑफ वाटर शो करेगा, है ना। एंड दिस इंडिपेंडेंटली डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये इंडिपेंडेंटली किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। आप करवाएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। सो इंडिपेंडेंटली ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस, shows property of physical resistance, has inertia and can be perceived by your sense organs is called as matter. अभी मैटर में दो पार्टिकल्स आते हैं, एक जिसको कहते हैं एटम, एक जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल। एटम एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है और मॉलिक्यूल कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, एटम मे और मे नॉट शो इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड इट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वही मॉलिक्यूल, अच्छा, और इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो उस एलिमेंट की होती हैं। मॉलिक्यूल भी एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो उस कंपाउंड की होती हैं, और ये इंडिपेंडेंटली किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। ओके, नाउ द सेकंड थिंग दैट वी कम टू इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? उसके लिए हमको मैटर का स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है ना। सो मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एटम या मॉलिक्यूल्स मैटर के अंदर ऐसे मेश फॉर्म में रहते हैं, है ना। इनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, सो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, अब हमको ये बात समझना है कि ये बेसिकली एटम्स है। तो एटम्स में क्या होता है हमको सबको पता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, है ना। ये 2n² के रूल के हिसाब से आसपास इसके रिवॉल्व करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ मैटर का कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं क्षितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। तो क्या पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है ना, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, ठीक है। फिर इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं इसको? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो तीन चीजें हैं। क्या? पहला तो ये कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये इनमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। फिर इनके जो पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और ये एक दूसरे को जिस फोर्स से जोड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, है ना। तो ये इस मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये चीजें इस मैटर में होती हैं। इसी के बेसिस पे एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं जिसको हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। जो मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ अ कंपाउंड होती है। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं होमो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं हीट्रो मॉलिक्यूल्स। होमो मॉलिक्यूल्स एंड हीट्रो मॉलिक्यूल्स। होमो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो सेम टाइप के एलिमेंट्स के बने होते हैं, जैसे O2, N2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हीट्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें कि दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे H2O, सबसे सीधा एग्जांपल इसका, है ना। तो मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के होते हैं, होमो मॉलिक्यूल्स एंड हीट्रो मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा? मैटर की डेफिनेशन, फिर मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दो टाइप, होमो मॉलिक्यूल्स और हीट्रो मॉलिक्यूल्स, और मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के जो उसके पार्टिकल्स हैं, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे ही बेस्ड है। हमने तीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है उस पे ये तीन स्टेजेस बेस्ड होती है। कैसे? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस मैटर में बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है और इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, वो सॉलिड स्टेट कहलाती है। अब आते हैं लिक्विड स्टेट पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें सॉलिड से ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका वीक होता है और काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है। अब हम आते हैं गैसियस स्टेट पे। इसमें फर्दर जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट है। इन्हीं फीचर्स की वजह से सॉलिड के टिपिकल फीचर्स होते हैं। क्या? दे हैव अ रिजिड शेप, इसके रिजिड शेप होता है ना, फिक्स शेप होता है। ठीक है, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, इनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, और ये कंप्रेस करने पर इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में स्पेस बहुत कम रहता है। सो दे हैव अ रिजिड स्पेस, they have a definite volume and they have a mass, of course mass, है ना। Now we come to liquid state. Liquid state में क्या होता है? They have a mass, of course, liquid का mass होता है, but they don't have a rigid shape, they have a definite volume also. 1 लीटर दूध आप चाहे गंजी में रखें चाहे ग्लास में रखें वो 1 लीटर ही रहेगा, है ना। So they have mass, they have volume, but they don't have a defined shape. Shape नहीं होता इनमें। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो वीक होता है, तो आप उसको जिस कंटेनर में डालते हो ये उसका शेप ले लेता है। नाउ वी कम टू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैस में क्या है? इसका भी डेफिनेटली एक स्पेसिफिक मास होता है, बट इसकी ना डिफाइंड वॉल्यूम होती है और ना ही कोई डिफाइंड शेप होता है।
है ना। वही रीजन है इसका कि इसके मॉलिक्यूल जितने दूर दूर होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी गैस से कम होती है बट सॉलिड से ज्यादा होती है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। सो अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे लिए तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्या? पहला ये कि जो सॉलिड है इसमें काइनेटिक एनर्जी कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, दैट इज व्हाई दे आर रिजिड इन शेप, they have a definite volume and they have a definite mass। जब हम लिक्विड पे आते हैं तो इसका मास तो होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है, बट इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, फ्लोई होता है। Then when we come to gas, it only has mass, it has no specific volume and no specific shape। क्लियर? अब हम आते हैं सॉलिड के भी टाइप्स। सॉलिड के भी दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं। There are two types of solids जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है? कुछ नहीं, जिनमें जो इनके पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है कि वो क्रिस्टलाइन अपीयरेंस दें। जैसे सोडियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है। जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक डेफिनेट पैटर्न होता है, ग्रेफाइट हो गया, है ना, हमको पता है इनका स्ट्रक्चर डेफिनेट पैटर्न होता है ना, और वो पैटर्न रिपीट होता जाता है, तो उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर आते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनका जो रेगुलर नहीं होता, अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, या उनका डिफाइंड पैटर्न नहीं होता अरेंज होने का। जैसे ग्लास, ग्लास है, ये अमॉर्फस सॉलिड का पार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड्स का दूसरा नाम होता है, इनको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। इनको स्यूडो सॉलिड्स बोला जाता है। स्यूडो का मतलब होता है नकली, तो इनको स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ओके, सो इसलिए हम एमॉर्फस सॉलिड्स को दो नाम से जानते हैं, स्यूडो सॉलिड्स एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये हमको याद रखना है, 3 मार्कर में हमसे पूछा जा सकता है व्हाट आर स्यूडो सॉलिड्स या व्हाट आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, है ना। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगी इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब लिक्विड का ही टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाती है, और वही लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट गेन कर लेता है, इसलिए एक तरीके से इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है। ओके, सो ये हमने पढ़े सॉलिड्स के पार्ट। ओके, अब हम आते हैं एक और वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। व्हाट डज डिफ्यूजन मीन? डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी दो स्टेट ऑफ मैटर का आपस में मिक्स होना, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। किसी भी मैटर का आपस में मिक्स होना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। मैटर को आपस में मिक्स होना है, मिक्स होना है, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से मर्ज करना है। तो हम जो फैक्ट्स पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से हमको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन सॉलिड्स में सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा होगा, और गैसेज में सबसे ज्यादा होगा। जैसे आप इंक की ड्रॉप अगर पानी में डालेंगे तो वो बहुत रैपिडली मिक्स हो जाती है ना, या आप नमक को पानी में डालें तो बहुत रैपिडली मिक्स हो जाता है। क्यों? बिकॉज ये स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट का डिफ्यूजन ज्यादा इजीली पॉसिबल है। ओके, सो डिफ्यूजन कुछ नहीं है, इट इज मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स टुगेदर। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, लेट्स सम अप। सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर के बारे में। मैटर की डेफिनेशन क्या? एनीथिंग दैट हैज अ मास, that occupies space, that shows property of physical resistance, that has an inertia and can be perceived by your sense organs is called as matter। फिर हमने मैटर के पार्टिकल्स पढ़े, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो एलिमेंट का इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम एटम कहते हैं, और जो कंपाउंड का इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, होमो मॉलिक्यूल्स और हीट्रो मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम, तो जो सेम दो एटम से बने होते हैं वो होमो मॉलिक्यूल्स, और जो डिफरेंट एटम्स से बने होते हैं उनको हम हीट्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर हमने पढ़ी स्टेट ऑफ, फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी पॉसेस करते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन्हीं 3 चीजों के वर्च्यू से इनकी 3 स्टेट एग्जिस्ट करती है। सॉलिड, जिसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका एक मास होता है, एक रिजिड शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है।
सेकेंड स्टेट आती है लिक्विड, इसमें थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इसलिए इनका मास डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, पर इनका शेप डेफिनेट नहीं होता। ये जिस बर्तन में जाते हैं उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। थर्ड स्टेट आती है गैस, जिसमें कि तीनों फोर्सेस बहुत कम होते हैं, फोर्स बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनका सिर्फ एक डेफिनेट मास होता है, इनकी वॉल्यूम और इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है। फिर हमने जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स दो टाइप की पढ़ी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स, जिनमें मैटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिसाइडेड रहता है या एक सेट पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और जिनमें की डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है, होमोजेनियस नहीं होता है, वो अपन अमॉर्फस सॉलिड्स में उनको लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।